डियर स्टूडेंट्स, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्क्राइब किया था प्रोडक्शन के फैक्टर्स तक। अब ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। पालमपुर में फार्मिंग और नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें सबसे पहले हम फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर लेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है द लैंड इज़ फिक्स्ड। जो लैंड है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फार्मिंग का, और फार्मिंग के इस इम्पॉर्टेंट फैक्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है लैंड। तो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालनपुर। हमने पहले भी पढ़ा था कि मेन एक्टिविटी जो है फार्मिंग है, उसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फार्मिंग एक्टिविटी में सबसे इम्पॉर्टेंट लैंड है, जो कि एक फिक्स कैपिटल है। ये वो फैक्टर है जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जिसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसके एरिया को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। सो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। 75% लोग जो हैं फार्मिंग करते हैं पालमपुर में और अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स। दे वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल्स इन क्लोज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन फार्म्स। वो लोग या तो फार्म लेबर्स हैं या उनकी अपनी लैंड है, और इसके लिए वो प्रोडक्शन के लिए क्लोजली नज़दीकी रूप से लैंड से या फार्म या खेत से जुड़े हुए हैं। यानी कि 75% जो लोग खेतों में काम करते हैं या तो उनके अपने खेत हैं या वो लेबर्स की तरह दूसरों के खेतों में काम करते हैं। बट रिमेंबर, देयर इज़ अ बेसिक कंसंट्रेंट in raising from farm production. Land area under cultivation is practically fixed. So since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. 1960 से अगर अब तक हम देखें तो पालमपुर के लैंड एरिया में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है, यानी कि लैंड एरिया नहीं बढ़ा है। बट देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैज़ बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। कुछ एरिया जो कि वेस्ट लैंड था विलेज का, जो यूज़ नहीं हो रहा था लैंड, उसको कल्टिवेबल यानी कि खेती के लिए उपयुक्त लैंड में परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि कुछ जो खाली एरिया था उसमें भी खेती की जाने लगी, इसके अलावा और लैंड एक्सटेंड नहीं हुआ। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग सम न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। अब कोई भी स्कोप नहीं बचा था कि फार्म को इंक्रीज़ करके प्रोडक्शंस को बढ़ाया जा सके। यानी कि और ज़्यादा लैंड को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता था। जो वेस्ट लैंड थी उसको भी यूज़ कर लिया गया था, और लैंड फिक्स्ड है इसलिए उसको हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो सेम लैंड पे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए दूसरी विधियों की या दूसरी पॉलिसीज़ की ज़रूरत थी। तो इसलिए क्वेश्चन अराइज होता है, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर देन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड। तो क्या सेम पीस ऑफ लैंड से हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं? क्योंकि लैंड तो एक्सटेंड नहीं हो रही है, तो क्या हम प्रोडक्शंस को ले सकते हैं? यस। क्यों नहीं ले सकते? हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है? जिसमें हम प्रोडक्शंस के न्यू मेथड और मीन्स को इस्तेमाल करके सेम पीस ऑफ लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शंस करते हैं। सो इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ available, Palampur would resemble a village of the western part of the states of उत्तर प्रदेश। पालमपुर जो है उस तरह का विलेज है जो कि उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में मिलता है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। कोई भी भूमि छोड़ी नहीं गई है, सब पर खेती हो रही है। एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। रेनी सीजन में खरीफ फसल उगाई जाती है, और खरीफ फसल कौन सी है? ज्वार और बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और इन प्लांट्स को कैटल्स को फीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटोज बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर। इसके बाद आलू का उत्पादन किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर में। इन द विंटर सीजन, सर्दी के सीजन में राबी क्रॉप उगाई जाती है। फील्ड्स आर सोन विद वीट। From the wheat production, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat in the market of रायगंज। और राबी क्रॉप में जो है वो वीट उगाई जाती है, और वीट का कंजप्शन के लिए भी रखा जाता है, फैमिली कंजप्शन के लिए यानी कि सेल्फ कंजप्शन के लिए, और जो बचता है उसे रायगंज के मार्केट में बेच दिया जाता है। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। साल में एक बार शुगर केन भी उगाया जाता है। एंड इट इज़ रॉ फ्रॉम एस जैगरी इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन शाहपुर में या तो सीधा शुगर केन ही बेच दिया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में, या फिर गुड़ बनाकर जैगरी बनाकर उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कौन कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है पालमपुर में?
खरीफ की फसल उगाई जाती है जिसमें ज्वार बाजरा उगाए जाते हैं मुख्य रूप से, और इसके अलावा इसके बाद पोटैटो उगाया जाता है। फिर राबी की फसल आ जाती है विंटर सीजन में, और राबी की फसल में मुख्य रूप से वीट उगाया जाता है और शुगर केन भी उगाया जाता है जिससे कि गुड़ बनाया जाता है, और इसे शुगर केन की फॉर्म में रॉ मटेरियल के रूप में या फिर गुड़ के रूप में मार्केट में बेचा जाता है। तो ये मेन क्रॉप्स हैं जो पालमपुर की क्रॉप्स हैं। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो three different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation। एक साल में 3 क्रॉप्स यानी कि ज़्यादा क्रॉप्स ले पा रहे हैं फार्मर्स, उसका क्या मेन रीज़न है कि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई सुविधा जो है वो काफ़ी अच्छी है। हमने शुरू में ही पढ़ा था चैप्टर में कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर है और ट्यूबवेल्स हैं खेतों में, इसलिए इरिगेशन सिस्टम सही होने की वजह से, सिंचाई सुविधाएं सही होने की वजह से वहाँ पर प्रोडक्शन जो है एक साल में 2-3 क्रॉप्स यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी पहले से आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन पर्शियन व्हील्स वेयर till then used by the farmers to draw the water from the wells and irrigate small fields। पहले छोटे छोटे खेतों को इरिगेट करने के लिए पर्शियन व्हील्स का इस्तेमाल होता था, अब उन पर्शियन व्हील्स की जगह किसने ले ली है? ट्यूबवेल्स ने ले ली है। पीपल saw दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्ज एरियाज ऑफ द लैंड मोर इफेक्टिवली। लोगों ने देखा कि ट्यूबवेल्स जो है ज़्यादा बड़े एरिया को जल्दी ही इरिगेट कर सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ने भी कुछ जो ट्यूबवेल्स है वो इंस्टॉल किए। एंड सुन हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, और प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगाए गए। एज अ रिजल्ट बाय मिड-70s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 2 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड। 1970s तक पालमपुर का सारा 2 हेक्टेयर लैंड जो है इरिगेशन के अंडर आ गया, यानी कि सिंचाई सुविधा उसमें आ गई। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। एक साल में 2 से ज़्यादा फसलों को उगाने को हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। एक ही पीस ऑफ लैंड पे जब लैंड एक्सटेंड करके हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते तो इंटेंसिव फार्मिंग या मल्टीपल क्रॉपिंग करके फार्मिंग बढ़ा सकते हैं। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रोज एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मेनली ग्रोज पोटैटोज एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। पिछले 15-20 सालों से शुगर केन और वीट तो मेन क्रॉप्स की तरह उगाए रहे हैं, ज्वार बाजरा भी उगा रहे हैं, उसके साथ साथ पोटैटोज़ को भी उगाया जा रहा है। हम लेट्स डिस्कस का पार्ट छोड़ेंगे क्योंकि उसकी वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी, इनको आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं चैप्टर के मैं आपको बता रही हूँ। किस तरह से ज़्यादा लैंड एरिया जो है उस लैंड एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगा सकते हैं, ये पॉसिबल हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में फार्मर्स को कल्टीवेशन के लिए नए उपाय सुझाए गए जिसमें वीट और राइस का मेनली प्रोडक्शन किया गया था। सो द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1960 एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड द कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड राइस वाज स्टार्टिंग। इसमें HYV सीड्स का यूज़ किया गया था कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स। पुराने सीड्स की बजाय HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया था जिससे प्रोडक्शंस बढ़े एंड दैट प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन द सिंगल प्लांट, जिससे एक प्लांट में ज़्यादा दाने उगते हैं, ज़्यादा ग्रेन्स उगते हैं। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड now produce for far large quantities of food grains than was possible earlier। तो पहले से ज़्यादा फसल उग सकती थी। HYV seeds however needs plenty of water, इसके लिए लेकिन पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स। और अच्छा प्रोडक्शन हो सके उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती थी, बल्कि ट्रेडिशनली क्या यूज़ किया जाता था? काउ डंग फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता था। अब उसकी जगह केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाने लगा और पेस्टिसाइड्स का भी। हायर yields वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो 1916 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग भी की गई और प्रोडक्शंस को भी इंक्रीज़ किया गया इंटेंसिव फार्मिंग से। इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया जिससे प्रोडक्शंस बढ़ सके? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है दैट इज़ HYV सीड्स। HYV सीड्स से जो प्रोडक्शन किए गए उससे ज़्यादा प्रोडक्शंस हुआ, फर्टिलाइजर्स का यूज़ हुआ जिससे फर्टिलिटी कम होने से हमें लैंड को छोड़ना नहीं पड़ता था फर्टाइल होने के लिए। नेचुरली उसे फर्टाइल करने के लिए खाद का इस्तेमाल किया जाने लगा, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाने लगे, इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया गया और मशीनरीज़ का इस्तेमाल जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह का, थ्रेशर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा प्रोडक्शंस के लिए और कटिंग के लिए। तो इस तरह से मॉडर्न फार्मिंग मेथड में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हुआ जिससे प्रोडक्शंस इंक्रीज़ हुए, जिसे हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी कहते हैं।
Farmers of Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. The farmers in these regions set up tubewells for irrigation, made use of HYVCs, chemical fertilizers, pesticides in farming. Some of them brought farm machinery like tractors and threshers, which made plugging and harvesting faster. They were rewarded with high yields of wheat. तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, सबसे पहले जो उसका इफेक्ट है जो देखने को मिला वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मिला. इन लोगों ने, इन किसानों ने क्या किया, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स लगाए, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया और पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया, और इसके साथ साथ मशीनरी को यूज़ किया जैसे ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स को, जिससे प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी अच्छे हो सके. The Palampur, the yield of variety grown from traditional varieties was 1300 kilo per hectare. With HYVCs, the yield up to 3200 kg per hectare. पालमपुर में जो प्रोडक्शन 1 हेक्टेयर पे 1300 किलोग्राम होता था, अब वो 3200 किलोग्राम होने लगा. There was a large increase in production of the wheat. Farmers now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. अब उनके पास काफ़ी फसल बच जाती थी जो मार्केट में बेच सकते थे. तो इस तरह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुए, उससे उनकी इनकम्स भी इंक्रीज हुई. इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. एक्टिविटीज़ आप देख लेंगे. हाउ इज़ द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. पालमपुर के फार्मर्स के बीच में कैसे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था, हमने पहले ही पढ़ा था कि कुछ फार्मर्स काफ़ी रिच थे और एक बड़ा एरिया जो था वो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोगों के पास था. तो टोटल 450 फैमिलीज़ में यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि 1/3 फैमिलीज़ ऐसी थी दैट वर इन पालमपुर. अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज़ आर लैंडलेस, जो कि लैंडलेस थी. दैट इज़ 150 फैमिलीज़, यानी कि 150 फैमिलीज़ ऐसी थी जिनके पास अपना लैंड नहीं था, और उनमें से ज़्यादा तो लोग दलित थे एंड नो लैंड फॉर कल्टिवेशन. अपनी भूमि उनके पास नहीं थी. इट मीन्स वो दूसरों की भूमि पर एज अ लैंड लेबर काम करते थे. ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज़ who owned land, 240 families cultivated small plots of land. इसमें से 240 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम साइज के लैंड्स थे. कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली. तो जो फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम लैंड थी या लैंडलेस थे, उनके पास फैमिली को की इनकम का एडिक्वेट सोर्स नहीं था, सफिशिएंट नहीं थी उनकी जितनी इनकम होती थी. You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. अगर आप पिक्चर में देखें तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे लैंड इधर उधर बिखरे हुए हैं और जो कि छोटे फार्मर्स द्वारा कल्टीवेट किए जाते हैं. ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय द प्लॉट्स एंड आर क्वाइट लार्ज इन साइज. कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं. तो 60 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो मीडियम या लार्ज फैमिलीज़ हैं वहाँ पर, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा बड़ी लैंड है. अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर. कुछ फार्मर्स तो ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी बड़ी लैंड है. इसका मतलब ज़्यादा फैमिलीज़ ऐसी हैं जो पुअर हैं, जो दूसरों की फील्ड में काम करती हैं, और कम फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास काफ़ी बड़े लैंड हैं और जो रिच फार्मर्स हैं. नाउ हु विल प्रोवाइड द लेबर. लेबर को कौन प्रोवाइड करता है. आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील टू हार्ड वर्क. स्मॉल फार्मर्स along with their families cultivated their own land, so they provide the labor required farming themselves. Medium or large farmers hire farm laborers to work on their fields. तो लेबर कौन प्रोवाइड करता है फार्मिंग के लिए, यानी कि खेतों में काम करने के लिए लेबर कहाँ से आता है. वो फैमिलीज़ जो बहुत छोटी, जिनके पास बहुत छोटी लैंड्स हैं या जिनके पास लैंड नहीं है, जो लैंडलेस हैं, वो खुद अपने खेतों में काम करते हैं. अगर उनके पास छोटी लैंड है या लैंड नहीं है तो वो दूसरों की फार्म पे काम करने के लिए तैयार होते हैं और अपने आप को एज अ लेबर प्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे एक दाला का एग्जाम्पल है. इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि किस तरह से स्मॉल फार्मर है वो अपने फार्म पे काम करने के लिए भी तैयार होती है और दूसरे के फार्म पे भी काम करने के लिए तैयार होती है. रामकली का और डाला का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, इसको आप पढ़ें. नेक्स्ट आता है इसमें द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. फार्मिंग में कैपिटल की ज़रूरत क्यों पड़ती है. Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. They borrow from the large farmers or the village money lenders and traders who supplies various inputs for cultivation. The rate of interest such as loan is very high. They are put to great distress to repay the loan. ज़्यादातर जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो बड़े फार्मर्स से या लैंड ऑनर्स से या मनी लैंडर्स से लोन लेते हैं, ट्रेडर्स से, बड़े बड़े व्यापारियों से लोन लेते हैं और वो अपने खेत में कल्टीवेशन करते हैं. ये लोन जो होता है इसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, इसलिए उसको पे करने के लिए उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इन कंट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स की बजाय जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं, दे आर हैविंग देयर ओन
सेविंग फ्रॉम द फार्मिंग। उनके पास इतना सरप्लस बच जाता है अपने खेतों से कि वो उसको मार्केट में बेचकर अपनी फैमिली के लिए भी अर्निंग्स अच्छी कर लेते हैं और आने वाले खेती के लिए भी इनपुट्स खरीदने के लिए भी उनके पास पैसा सेविंग्स बच जाते हैं, तो उनको बोरो नहीं करना पड़ता। दे आर दस एबल टू अरेंज द कैपिटल नीडेड। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स? यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। यहीं पे डिस्क्राइब कर देती हूँ कि जैसे फार्मर्स हैं उनकी जो सेविंग्स है वो कहाँ से आती हैं, जो उन्होंने अब प्रोडक्शन किया, जो सरप्लस प्रोडक्शन उसको मार्केट में बेचते हैं और उन सेविंग्स से वो इनपुट्स को परचेज करते हैं, जबकि पुअर फार्मर ऐसा नहीं कर पाते। Now the sale of surplus farm products. Let us suppose that the farmers have production wheat or their lands using 3 factors of production. 3 factors of production से जो प्रोडक्शन होता है इसको मैं एक बार ऐसे ही बता देती हूँ आपको कि इसमें कुछ एग्जांपल्स देंगे और ये बताया गया है कि जो एक्स्ट्रा बचा हुआ सरप्लस प्रोडक्शन होता है वो मार्केट में बेच दिया जाता है। स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि उनकी अपनी लैंड नहीं है या है तो बहुत कम है, सेल्फ कंजप्शन के लिए है। जो मीडियम फार्मर्स है या बिग फार्मर्स है उनके पास प्रोडक्शन सरप्लस बचता है, वो उस प्रोडक्शन को मार्केट में बेच देते हैं और उससे अर्निंग्स बढ़ा लेते हैं। ये हमने फार्म एक्टिविटीज़ पढ़ी। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, जिसमें सबसे पहले जो है वो है डेयरी फार्मिंग। Dairy is the common activity in many families of Palampur. People feed their fallows on various kinds of grass and jowar and bajra that grows during the rainy season. The milk is sold in Raiganj, the nearby large village. Two traders from Shahapur town have set up collection cum chilling centers in the Raiganj from where the milk is transported to far away towns and cities. Dairy farming जो है common activity बन गई है पालमपुर में, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। जो बफेलोज़ हैं उनको हमने जैसे पढ़ा था ज्वार और बाजरा उगाई जाती है तो वो इनको दी जाती है रेनी सीजन में, और जो मिल्क है वो रायगंज में सोल्ड किया जाता है। 2 सेडर्स जो है ट्रेडर्स हैं शाहपुर में, उन्होंने चिलिंग सेंटर्स बनाए हैं जो मिल्क को कलेक्ट करते हैं विलेज से और चिलिंग सेंटर में उसको फ्रीज़ करके रखते हैं रायगंज में, और उसके बाद उसको दूसरी सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये है डेयरी फार्मिंग के बारे में। उसके बाद जो नॉन फार्म एक्टिविटी हमारी नेक्स्ट आती है वो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फर्स्ट हमने पढ़ा डेयरी फार्मिंग, दूसरा है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग। पालमपुर में 50 फैमिलीज से कम ऐसे पीपल से कम लोग हैं जो छोटे स्तर पर उत्पादन करते हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल। बहुत छोटे स्तर पर पालमपुर में उत्पादन किया जाता है और बहुत सिंपल तरीके से किया जाता है। दे आर कैरिड आउट मोस्ट एट होम इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। रेयरली द लेबर इज़ हायर्ड। इसमें हायर लेबर काम नहीं करती, ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से ही किया जाता है। यानी कि जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है जैसे पॉट मेकिंग है, शू मेकिंग है, बैग मेकिंग है, ये सब घर के स्तर पे ही अपनी फैमिलीज़ में ही कर लिया जाता है। इसके लिए हायर लेबर ज़्यादातर नहीं होते। उसके बाद आता है शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में शॉप्स भी देखी जा सकती हैं और छोटे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं शॉपकीपर्स, उनसे बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज होलसेल मार्केट से खरीदते हैं और उनको विलेज में बेच देते हैं। आपने भी गांव में देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहां पर राइस, वीट, शुगर, टी, बिस्किट शॉप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल वगैरह सब बेचे जाते हैं। तो इसी तरह से कुछ फैमिलीज़ पालमपुर में भी ऐसी हैं जिन्होंने अपनी शॉप्स बनाई हुई हैं छोटी छोटी और वो उसको मार्केट में बेच रहे हैं। तो जो थर्ड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हमने पढ़ी पालमपुर में वो क्या है? शॉपकीपर्स। नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ रहे हैं नॉन फार्म एक्टिविटी दैट इज ट्रांसपोर्ट। हमने पहले ही पढ़ा था कि तांगा, बोगी, जीप, ट्रैक्टर ये सब हम पालमपुर के रोड पे देख सकते हैं जो उसको शाहपुर और रायगंज से कनेक्ट करती हैं। तो देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स दैट वी कैन सी ऑन द रोड्स, जिसमें रिक्शा वाला हो सकते हैं, तांगा वाला हो सकते हैं, जीप ट्रैक्टर चलाने वाले हो सकते हैं, ट्रेडिशनली बुलक चलाने वाले हो सकते हैं, बुगीज चलाने वाले हैं। इस तरह से कुछ हमने पढ़ा था कि कुछ लोग जो हैं वो मोटर व्हीकल्स भी चलाते हैं, जीप वगैरह चलाते हैं, और पिछले कुछ सालों से ट्रांसपोर्टेशन जो है वहाँ पे काफ़ी बढ़ गया। तो ये भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है जो पालमपुर में होती है। तो इस तरह से हमने फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं जो पालमपुर में होती हैं। और मेनली हमने इस चैप्टर में अब तक ये पढ़ा है कि पालमपुर जो है एक कॉमन विलेज है और उस विलेज में किस तरह से प्रोडक्शंस होते हैं, फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रोडक्शन के 4 सेंटर्स से और 4 मेन फैक्टर्स से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है उसमें जो हमने मेन रूप से पढ़ा है वो पढ़ा डेयरी, जिसे हम दुग्ध उत्पादन कह सकते हैं। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इसमें हमने पढ़ी है, स्मॉल लेवल पे मैन्युफैक्चर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, शॉपकीपिंग होती है। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं।